Once again, welcome you on electro classes. I am Lokendra Kumar. I am teaching you fundamental of electrical engineering. In last lecture, we will discuss about the DC generator, and we discuss the type of DC generator, in which we discuss the series generator, shunt generator, and compound generator, and we perform some numericals on that. So today we will discuss about the DC motor, and we discuss about the torque equation, type of DC motor, what are the application of DC motor, and some numerical based on the DC motor. तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 4। तो डीसी मोटर क्या होता है, मोटर क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो मोटर क्या है, मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करती है और आपको आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर करके देती है। अब अगर जो आपने डीसी सप्लाई डीसी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोवाइड की है, अगर वो आपके डीसी की फॉर्म में है तो वो मोटर आपकी डीसी मोटर हो जाएगी, और अगर आपने एसी सप्लाई की है तो वो मोटर आपकी एसी मोटर बन जाती है। अभी हम केवल डीसी मोटर को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम एसी मोटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोटर में क्या होगा कि जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको इनपुट पर प्रोवाइड की तो वहां आपको शाफ्ट पे जो है वो मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर होगी। अब मैकेनिकल एनर्जी जो डिलीवर होगी तो इसका मतलब कुछ रोटेशन होगा, शाफ्ट रोटेट करेगी, कुछ लोड को आप रोटेट कराएंगे, इसका मतलब वहां टॉर्क डेवलप होगा। तो जब आप किसी मोटर की वाइंडिंग में करंट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा कि आपकी वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगी। तो अब आर्मेचर की जो वाइंडिंग थी उसमें जब करंट प्रोवाइड कराएंगे तो वो करंट कैसा बन जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर। और आपका फील्ड सिस्टम जो था, कल मैंने कंस्ट्रक्शन आपको शो की थी कि उसमें आपके आउटर पार्ट्स में क्या था, मैग्नेटिक सिस्टम बना हुआ था, तो वहां से आपका फील्ड डेवलप होगा। तो जब आर्मेचर कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे होंगे तो उन पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो गिवन होती है आपकी F इक्वल टू BIL साइन थीटा, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो जो मोटर है वो कैसे ऑपरेट करता है, किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, तो हम उस प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं। व्हेन a current carrying conductor is placed in a magnetic field, that conductor feel a force. The magnitude of this force is given by F is equal to BIL sin theta, and the direction of this force is given by the Fleming left hand rule. तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल डीसी मोटर का है। जब आपके डीसी मोटर में आपने सप्लाई प्रोवाइड की तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर बना। अब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो क्या होगा, वो उनको कट करेगा, और उस कट करने के बाद उसके अंदर एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा। उस ईएमएफ को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ इन केस ऑफ डीसी मोटर। तो यहां लिखा हुआ है व्हेन आर्मेचर स्टार्ट रोटेटिंग, व्हेन आर्मेचर starts rotating, it cuts the main flux, so an EMF is induced in the armature which oppose the supply voltage due to the Lange law. This induced EMF is known as back EMF और counter EMF, और इस back EMF को हम डिनोट करते हैं EB इक्वल टू P phi N Z अपॉन 60A। सिमिलर है जो हमने जनरेटर के केस में ईएमएफ को इंड्यूस किया था, जिसको हमने जनरेटेड ईएमएफ बोला था, दैट वैल्यू EG इक्वल टू P phi NZ अपॉन 60A। केवल यहां EG जो था वो EB में कन्वर्ट हो गया। अब पेपर में आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या करता है, ड्यू टू the back EMF, the DC motor becomes a self-regulating machine. That's mean how much current it has to be drawn from the supply to develop necessary sufficient torque. Mean अगर आपकी मशीन लाइट लोड कंडीशन पे है, मीन या नो लोड कंडीशन पे है, तो मैं अगर करंट की इक्वेशन लिखता हूं तो IA इक्वल टू लिखा जाता है V माइनस
ईबी अपॉन आर ए। ये इक्वेशन कहां से आई है? जब हम टाइप ऑफ डीसी मोटर डिस्कस करेंगे तो तब हम बताएंगे कि ये करंट की वैल्यू कहां से आई है। तो अभी आप इसको यहां से याद कर लीजिए, आई ए इक्वल टू वी माइनस ईबी अपॉन आर ए। अगर ईबी की वैल्यू जीरो हो या बहुत कम हो तो वी अपॉन आर ए की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है ना? अब ये कंडीशन कब होगी? जब मशीन पर आपका हैवी लोड हो। ठीक है? नहीं, जब आपकी मशीन लाइट लोड कंडीशन में हो। लाइट लोड कंडीशन में होगी तो क्या होगा? आपका करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा? टॉर्क भी आपका हाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मशीन है वो आपके सेल्फ रेगुलेटिंग होगी। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अगर मशीन पे आपका हैवी लोड पड़ रहा है तो हैवी लोड से क्या होगा? ये हैवी लोड का मतलब क्या होगा कि मशीन की स्पीड स्लो डाउन जा रही है। अगर स्पीड स्लो डाउन जाएगी तो ईबी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ईबी कम होगा तो वी माइनस ईबी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी कि आईए की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर आईए ज्यादा होगा तो टॉर्क होता है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आईए, यानी कि टॉर्क की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यानी कि अगर मशीन पे हैवी लोड है तो मशीन को ज्यादा टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम इसके रिवर्स कंडीशन चेक करते हैं, अगर लाइट लोड कंडीशन हो तो लाइट लोड कंडीशन में स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी तो ईबी की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। ईबी अगर हाई होगा तो वी माइनस ईबी आपका क्या होगा? लेस होगा। ठीक है? अगर ईबी माइनस लेस को कम होगा तो आईए की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। अगर आईए कम होगा तो टॉर्क कम होगा। इसका मतलब लाइट लोड कंडीशन पे जब मशीन के ऊपर कोई भी लोड नहीं काम कर रहा है उस कंडीशन में मशीन को कम टॉर्क डेवलप करना है। तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली आपकी सेट होती है ड्यू टू द बैक ईएमएफ। इसलिए हम बोलते हैं कि बैक ईएमएफ का जो सिग्निफिकेंस है वो मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाना है। ठीक है ना? सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ स्टार्टिंग और सेल्फ रेगुलेशन में डिफरेंस है। कई बार आप सेल्फ स्टार्टिंग मशीन लिखते हैं तो वहां क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मशीन के अंदर हम टॉर्क की बात कर रहे हैं कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई है, वो इक्वेशन कहां से आती है? तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और है। ठीक है? तो टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, इसको ड्राइव करने के लिए हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें आपके पास एक व्हील है जिसकी रेडियस आर है और उसकी सरकमफ्रेंस पे हमने एफ फोर्स लगाया है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने टॉर्क को बताया। टॉर्क इज द टर्निंग और ट्विस्टिंग फोर्स अबाउट एन एक्सेस। एक व्हील लिया है जिसकी रेडियस आर है और उसकी सरकमफ्रेंसेस पे हमने एफ न्यूटन का फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से जो व्हील है उसकी जो रोटेशन है स्पीड वो एन आरपीएम ली है। ठीक है जी? अब हम एंगुलर स्पीड ऑफ दिस व्हील कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एंगुलर स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60, दैट इज द रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी? अब ये हमें एंगुलर स्पीड पता चल गई तो हमने यहां से निकाला है सो वर्क डन इन वन रिवोल्यूशन इज गिवन बाय, कितना एक रिवोल्यूशन में कितना वर्क डन किया गया। तो वर्क डन का हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवोल्यूशन। अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी? ये आपका सर्किल है तो एक रिवोल्यूशन में कितना मूव करेगा? जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी। तो सर्किल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो F इंटू 2 पाई आर। अब हमने निकाला पावर डेवलप्ड, हाउ मच पावर डेवलप। तो पावर डेवलप लिखते हैं P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन कितना है? F इंटू 2 पाई आर, और समय कितना लगेगा? N, यहां देख लेते हैं, यहां दिया हुआ है N आरपीएम, यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में N रिवोल्यूशन। अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लूं तो 60 सेकंड में N रिवोल्यूशन हो जाएंगे। तो यहां से अगर मैं एक रिवोल्यूशन निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा 60 अपॉन N। तो 60 अपॉन N टाइम लगेगा एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट होने में। तो हमने लिखा है यहां 60 अपॉन N। ठीक है जी? तो इसको हम लिख सकते हैं
एफ इंटू 2πr इंटू एन अपॉन 60। ठीक है जी। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो इसको इरेज करते हैं, ये आ जाएगा एफ इंटू आर इंटू 2πn/60। तो एफ इंटू आर को हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है जी, और 2πn को हम बोलते हैं ओमेगा। तो ये पावर आ जाएगी, कितनी पावर डेवलप हुई, तो पावर डेवलप इक्वल टू आ जाएगी टॉर्क इंटू एंगुलर स्पीड। ठीक है जी। यहां टॉर्क क्या है, टॉर्क इन न्यूटन मीटर एंड ओमेगा एंगुलर स्पीड। ठीक है जी। अब हम मान लेते हैं कि जो TA है वो आपका टोटल टॉर्क है जो मशीन के अंदर डेवलप होगा। तो TA इज इक्वल टू ग्रॉस टॉर्क। ठीक है जी। अब हमने मान लिया कि मशीन के अंदर कितनी पावर डेवलप होगी। ठीक है जी। तो टोटल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर। तो आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज डेवलप होगा, कितना वोल्टेज डेवलप होगा, ईबी, जिसको हमने बैक ईएमएफ में बोला। और आर्मेचर में जो करंट फ्लो करेगी उसको हम बोलेंगे आईए। अब ये क्या है, सेम मशीन के लिए ये मैकेनिकल पावर आपने डेवलप करी और ये इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है ना। अगर स्पीड आपकी n आरपीएम है, ठीक है, तो जो पावर आपकी आर्मेचर में आई है, तो पावर इन आर्मेचर इक्वल टू कितनी हो जाएगी, जो आपने टॉर्क निकाला था, टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है जी। तो यहां से हम लिख सकते हैं EB इंटू IA इक्वल टू T इंटू ओमेगा। अब अगर मैं EV की वैल्यू लिखता हूं यहां, तो EV की वैल्यू आती है P/NZ अपॉन 60A इंटू IA। ओमेगा की वैल्यू को अगर हम लिखें तो 2πn अपॉन 60। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अगर हम टॉ निकालें तो टॉर्क हो जाएगा आपका कितना, 1/2π P/Z अपॉन A इंटू IA। ठीक है जी। और अगर हम TA की वैल्यू लिखा है 1/2π से इसको मैं डिवाइड कर देता हूं तो 0.159 P/Z इंटू A इंटू IA। तो ये जो इक्वेशन निकल के आती है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द टॉर्क इक्वेशन। क्या है, टॉर्क इक्वेशन। अब अगर मैं यहां से देखूं तो 0.159 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आपने किसी मशीन को डिजाइन किया है तो नंबर ऑफ पोल फिक्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आपके फिक्स हो जाएंगे। आपने कौन सी वाइंडिंग यूज की है, आर्मेचर वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग, तो ए की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा फाई इंटू IA। किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, फाई इंटू IA। तो आपको इस इक्वेशन को ड्राइव करते समय ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि यहां से आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, हम डीसी मोटर के केस में डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करें। ठीक है ना, हम कौन सी चीज यूज करें जिससे हमारी डायरेक्शन मोटर की रिवर्स हो जाए। तो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एंड द स्पीड कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आइदर फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। दोनों में से किसी भी करंट को, या तो फील्ड करंट को या आपकी आर्मेचर करंट को अगर हम चेंज कर दें, चेंज कैसे होगा, हम पोलरिटी को चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द पोलरिटी ऑफ डीसी सप्लाई वोल्टेज। तो हम मोटर की स्पीड को
रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, 2 नंबर में पेपर में पूछी जा सकती है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, तो टाइप ऑफ डीसी जनरेटर में हम यहां 3 टाइप के वो डिस्कस करने वाले हैं। एक आपका सीरीज बाउंड डीसी मोटर, सेकंड शंट बाउंड डीसी मोटर, एंड थर्ड वन कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर। ठीक है जी, तो सीरीज बाउंड, शंट बाउंड एंड कंपाउंड बाउंड, तो ये आपके 3 टाइप के मोटर्स हैं जैसे आपके जनरेटर में थे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द सीरीज बाउंड डीसी मोटर। अब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में डिफरेंस क्या है कि जनरेटर के केस में आप देख रहे थे कि जो पावर थी वो डेवलप हो रही थी, तो करंट आपकी यहां से आउट हो रही थी और यहां आपका लोड लगा हुआ था। लेकिन मोटर के केस में जो आपका वोल्टेज है वो अप्लाइड किया हुआ है, तो लोड करंट आपकी लाइन, जो लोड करंट या लाइन करंट कहेंगे हम, लाइन करंट जो है वो आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में है, आर्मेचर करंट भी इनवर्ड डायरेक्शन में है। मशीन के अंदर आपका जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है दैट इज द ईवी। अगर मैं यहां से करंट की इक्वेशन लिखता हूं तो आई ए इज इक्वल टू आई एल। ठीक है जी, अगर मैं वी की वैल्यू लिखता हूं तो वो लिखी जाएगी ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस 2 बी ब्रशेस। मशीन के अंदर कितनी पावर डेवलप होगी, तो पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर इज इक्वल टू ईबी इंटू आई ए। कितनी पावर डिलीवर की गई मशीन को, पावर डिलीवर्ड टू आर्मेचर दैट इज वी इंटू आई एल। तो ये इक्वेशन आपकी यूज की जाएंगी कहां, जब हम न्यूमेरिकल्स को यूज करेंगे। सेकंड, दैट इज द शंट डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज और, यहां जो हमने टॉर्क इक्वेशन निकाली थी, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आपका फाई इंटू आई ए, और फाई प्रोपोर्शनल होता है आपका आई ए से, क्योंकि फील्ड करंट आपके आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आता है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द आई ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, डीसी सीरीज मोटर आपकी वहां यूज होगी जहां आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट कहां यूज होती है, जैसे आपका रेलवे सिस्टम जिसको हम ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम में यानी कि इंजन में, जहां आपका ट्रेन का इंजन होता है वहां हम डीसी सीरीज मोटर को यूज करते हैं। दूसरा, क्रेन में, जब क्रेन किसी वेट को उठाती है तो इनिशियल में उसको हाई टॉर्क लगाना पड़ता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है। ठीक है ना, तो जहां आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी वहां आपकी डीसी सीरीज मोटर यूज होगी। एक चीज और, एन प्रोपोर्शनल टू ईवी अपॉन फाई और एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई ए, ये 2 डेरिवेशन और आप ध्यान रखेंगे। जो स्पीड होती है वो आपके ईबी अपॉन फाई ए है, ईबी को वी माइनस आई ए आर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई ए। तो यहां से एक चीज और निकल के आती है कि अगर मशीन आपकी लाइट लोड कंडीशन में काम कर रही है, ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर को हम कभी भी विदाउट लोड ऑपरेट नहीं करते हैं। विदाउट लोड ऑपरेट करने का रीजन यही है कि उस कंडीशन में मशीन की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है,
जिससे मशीन के अंदर हाई सरकमफ्रेंसेस फोर्स डेवलप होंगे, जिससे मशीन डैमेज हो सकती है। इसलिए हम डीसी सीरीज मोटर को कभी भी विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं डीसी शंट मोटर की। तो डीसी शंट मोटर के केस में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहां से अगर मैं IL की वैल्यू लिखता हूं तो IL इक्वल टू होता है IA प्लस ISH। अगर मैं यहां से V की वैल्यू लिखता हूं तो V लिखा जाता है EB प्लस IARA प्लस B ब्रशेज। ये दो इसलिए लिखा है क्योंकि हम दो ब्रशेज लगाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है। अगर आपसे पावर डेवलप की जाए, मशीन के अंदर कितनी पावर डेवलप होगी, तो वो हो जाएगी EB इंटू IA। कितनी मैकेनिकल पावर कितनी पावर डिलीवर की जाएगी, तो V इंटू IL। इसी तरीके से टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है फाई इंटू IA के। तो फाई प्रोपोर्शनल होता है आपका ISH के, जो होता है आपका कांस्टेंट। इसलिए यहां जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। और डीसी शंट मोटर आपकी यूज की जाती है कांस्टेंट स्पीड की एप्लीकेशन के लिए। जहां आपको कांस्टेंट स्पीड की एप्लीकेशन होती है वहां हम डीसी शंट मोटर को यूज किया जाता है। चलिए, तो मैंने आपसे एप्लीकेशन डिस्कस करी कि हम कहां कहां आपके डीसी मोटर को यूज करते हैं। तो डीसी मोटर आपकी कहां कहां यूज होगी, जहां आपको शंट मोटर, जहां कांस्टेंट स्पीड होगी, जहां कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज किया जाएगा, जैसे आपकी लेथ मशीन हो गई, मिलिंग मीन्स मिल है, ड्रिलिंग, मशीन टूल। सीरीज मोटर कहां यूज होगी, जहां आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे क्रेन, होइस्ट, ट्रॉली। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां आपकी डीसी सीरीज और डीसी शंट मोटर यूज की जाती है। चलिए, अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से आपकी जो मशीन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपके तभी बनते हैं जब आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का हो। ठीक है ना। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। ए डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर का मतलब है, तो आप सबसे पहले एक मोटर को ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसने कहा कि ए डीसी मोटर रन एट 600 आरपीएम, यानी कि उसने स्पीड दी हुई है n इक्वल टू 600 आरपीएम एंड टेकिंग 60 एम्पियर फ्रॉम 230 वोल्ट सप्लाई, यानी कि लाइन करंट उसने दे दी कि 60 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और जो वोल्टेज है वो आपका 230 वोल्ट है। आर्मेचर रेजिस्टेंस उसने दे दिया RA इक्वल टू 0.2 एंड फील्ड रेजिस्टेंस RSH इक्वल टू 115। फाइंड द स्पीड when armature current through the armature is 30 एम्पियर, यानी कि उसने IA दूसरे केस का आर्मेचर करंट दिया है और आपसे कहा है कि आपको N2 फाइंड करनी है, तो इसको हम N1 मान लेते हैं। ठीक है जी। तो आपको कुल मिला के स्पीड कैलकुलेट करनी है और मैंने आपको बताया कि N प्रोपोर्शनल है EB अपॉन फाई के।
अगर मैं यहां से N1 प्रोपोर्शनल कर देता हूं EB1 अपॉन 5, N प्रोपोर्शनल टू EB2 अपॉन 5। डीसी शंट मोटर गिवन है इसलिए फाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो अगर हम यहां से N1 अपॉन N2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास EB1 अपॉन EB2। ठीक है जी। तो पहले तो हमें EB1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं यहां से V की इक्वेशन लिखता हूं तो लिखा जाएगा EB प्लस IA प्लस 2B ब्रशेज। लेकिन B ब्रशेज की यहां कोई जिक्र नहीं है तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं पहले केस में EB1 निकालता हूं तो V माइनस IA1 RA। अब मुझे RA गिवन है, IA1 गिवन नहीं है, तो इसका मतलब पहले केस में अगर मैं IL फाइंड आउट करता हूं तो मुझे पता चलेगी यहां से, तो ये है IL इज इक्वल टू IA प्लस ISH। IA आपको 60 गिवन है, IA1 आपको कैलकुलेट करनी है और ISH होती है V अपॉन RSH। तो 60 इज इक्वल टू IA1 230 अपॉन 115, यानी कि IA1 की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 2, यानी कि IA इज इक्वल टू आ जाएगा 58। तो यहां से मैं EB1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो 230 माइनस 58 इंटू RA की वैल्यू 0.2, तो ये आ जाएगा 230 माइनस 11.6, यानी कि 218.4 वोल्ट। तो पहले केस में आपके पास EB1 ये आ गया। अब आप दूसरे केस में EB2 कैलकुलेट करेंगे तो EB2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, V माइनस IA2 RA। तो V 230, ये आपका 30 दिया हुआ है उसने, RA 0.2, तो 230 माइनस 6 यानी कि 254 वोल्ट। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू EB1 अपॉन EB2। N1 आपको 600 गिवन है, EB1 आपने कैलकुलेट किया 218.4, EB2 आपने कैलकुलेट किया 254, 224, ये आपका 224 आएगा अपॉन N2। तो हम यहां से N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं 600 इंटू 224 अपॉन 218। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 615 RPM। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन आपको गिवन है द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 200 वोल्ट। सबसे पहले तो आपको वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट, डीसी शंट मोटर एज, आर्मेचर रेजिस्टेंस का मतलब आरए की वैल्यू गिवन है 0.1.2 ओम, एन स्पीड दी हुई है एन इज इक्वल टू 600 RPM एट कांस्टेंट लोड टॉर्क, ठीक है ना, एंड ड्रॉ आर्मेचर करंट। IA इज इक्वल टू आपको गिवन है 21 एम्पियर। कैलकुलेट इट्स न्यू स्पीड, यानी कि N2 कैलकुलेट करना है जब मोटर करंट, फील्ड करंट ऑफ द मोटर इज रिड्यूस बाय 10%। तो IF2 जो है वो 10% रिड्यूस हो रही है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.9 IF1। तो ये कंडीशन आपको गिवन है। फिर से आपको N1 अपॉन N2 की पता है, तो N1 अपॉन N2 की वैल्यू होती है EB1 अपॉन EB2। तो यहां से हम N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं EB1 अपॉन EB2 इंटू N1। तो हमें क्या चीज चाहिए, EB1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए V माइनस IA1 RA। तो IA आपके पास गिवन है 200 और RA की वैल्यू है आपके पास 21 इंटू 0.12।
तो यहां से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 197.48 वोल्ट। अब मुझे EB2 कैलकुलेट करना है, तो V माइनस IA2 RA। तो IA2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हमें सोचना पड़ेगा। तो यहां जो चीज गिवन है, कहा उसने कि कांस्टेंट लोड टॉर्क आपको गिवन है, यानी कि टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA, और ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब फाई इंटू IA1 फाई इंटू IA2 इज इक्वल टू 2, और फाई प्रोपोर्शनल किसके हैं, ISH के। ठीक है जी। और फाई 2 की अगर हम बात करें तो फाई 2 की वैल्यू है 0.9, जो हमने पहले लिख चुके हैं, 0.951। ठीक है जी। तो यहां से हम वैल्यू फाई 1 और फाई 2 अगर यहां वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/0.9 IA1 इंटू IA2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं IA2 की वैल्यू निकालता हूं तो IA2 की वैल्यू आ जाएगी, IA1 हमें गिवन था 21/0.9, तो इसको सॉल्व करते तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 23.33 एम्पियर। अब आपने ये निकाल लिया तो यहां से 200 माइनस 23.3 इंटू 0.12, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो EB2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 197.2 वोल्ट। अब इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपके पास N2 इज इक्वल टू EB1 इंटू एन EB2 इंटू क्या था हमारे पास, N1/N2 इज इक्वल टू EB1/EB2। तो N2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास EB2 इंटू N1/EB1। तो EB1 है हमारे पास 197.2 मल्टीप्लाई बाई EB2 हमारा कितना कैलकुलेट हो गया आया, N1/N2, तो ये आ जाएगा EB2 इतना, और स्पीड थी हमारे पास 600, EB1 है 197.48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 666 RPM। ठीक है। तो इस तरीके से इन टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, अब इसने कहा है ए DC शंट जनरेटर डिलीवर इतने किलोवाट एट 250 वोल्ट एंड इतनी स्पीड। ठीक है जी। अब आपको डिलीवर क्या PL गिवन है 500 किलोवाट, V इज इक्वल टू 250 और N इज इक्वल टू 400 RPM। द आर्मेचर रेजिस्टेंस 0 2, फील्ड रेजिस्टेंस RSH इज इक्वल टू 50 ओम। ठीक है जी। कैलकुलेट द स्पीड of the machine running as a shunt motor and taking 50 kilowatt input at इतने, allow brushes contact drop 1 volt per brushes। ठीक है जी। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हमने बात की इसकी जनरेटर की। तो जनरेटर के केस में क्या होगा, आपके पास मोटर है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। अब ये जनरेटर होगा तो यहां आपका लोड आ जाएगा, ये आपका लोड है, यहां आपकी लोड करंट होगी, ये आपकी IA होगी और ये आपकी ISH होगी। ठीक है जी। तो अगर आप यहां से IA की बात करते हैं तो IA इक्वल टू हो जाएगा ISH प्लस IL। ISH की अगर हम बात करें तो V अपॉन RSH दैट इज 250/50
यानी कि 5 एम्पियर। और अगर हम IL की बात करें तो PL इंटू वी यानी कि 50 इंटू 10⁻³ अपॉन 250 यानी कि IL इजिकल टू आ जाएगा 200। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं यहां से IA। तो IA की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 + 200 यानी कि 205 एम्पियर। अगर मैं जनरेटेड EMF निकालता हूं तो EG इक्वल टू हो जाएगा कितना, V प्लस IA RA प्लस 2 B ब्रशेज। B आपको गिवन है 250, IA आपने निकाल लिया 205 0.02। अब उसने कहा है कि अलाउ ब्रशेज कॉन्टेक्ट ड्रॉप 1 वोल्ट पर ब्रशेज। तो हमने ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 × 1 हो जाएगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो EG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EG इज इक्वल टू आ जाएगा 256.1 वोल्ट। ये आपका पहला केस हो और स्पीड आपको पहले केस में, जनरेटर के केस में गिवन है। अब आपको दूसरा केस अप्लाई करना है जब ये आपका मोटर का होगा। तो जब हम मोटर के केस की बात करेंगे तो मोटर के केस में क्या होगा, मशीन कैसे बन जाएगी, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग, ये आपका आर्मेचर सर्किट और यहां से आप सप्लाई अप्लाई करेंगे। V इक्वल टू 250 और 50 किलोवाट की पावर अप्लाई की है। ये आपकी IL होगी, EB, ये आपकी IA, ये आपकी ISH। तो यहाँ ISH की वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि 250 अपॉन 50 यानी कि 5। IL की वैल्यू भी सेम रहेगी 50 इंटू 10⁻³ इंटू 250 यानी कि 200। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो IL इक्वल टू है IA प्लस ISH। तो IA की वैल्यू हो जाएगी IL माइनस ISH। IL है आपका 200, ISH है 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 195। अब आपको EB कैलकुलेट करना है तो EB इक्वल टू हो जाएगा V माइनस IARA माइनस 2 B ब्रशेज। 250 माइनस IA की वैल्यू 195 इंटू 0.02 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 244.1 वोल्ट। अब आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो EG अपॉन EB मोटर के केस में N1 अपॉन N2। तो N2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास N1 इंटू EB अपॉन EG। तो N1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, N1 हमें कितना गिवन था इसको देख लेते हैं। N1 आपको गिवन है 400 RPM। 400 EB आपको कैलकुलेट हुआ 244.1। EG आपने कैलकुलेट किया था 256.1। तो ये आ जाएगा आपके पास 381 RPM। चलिए, तो यहां आपको जैसे क्वेश्चन हमने कराए हैं उसी टाइप से आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इंडक्शन मशीन को स्टार्ट करने वाले हैं और वहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 7 नंबर का कंफर्म आपके पेपर में पूछा जाता है और वो यूनिट आप जो यूनिट है वो आपकी बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।